नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। सेंसर बोर्ड पर सरकार का कोई दबाव नहीं, अरुण जेटली का सदस्यों पर राजनीति करने का आरोप, 9 और सदस्यों के सामूहिक इस्तीफे। अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग का नोटिस, आचार संहिता उल्लंघन का मामला, चुनावी गर्मी में एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी। 12 राज्यों तक फैला स्वाइन फ्लू, अब तक 19 मरीजों की मौत, स्वास्थ्य मंत्री का दावा, सभी तैयारियां पूरी। राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकी हमलों से निपटने की पूरी तैयारी, जमात उद दावा पर पाबंदी से पाकिस्तान का इनकार। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस वायुसेना में शामिल, हर मौसम में उड़ान भरने में सक्षम, अचूक निशाना लगाने में माहिर। आइए देखते हैं पहली खबर। सूचना प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने सेंसर बोर्ड के कामकाज में किसी भी तरह की दखलंदाजी से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाली लीला सैमसन की ओर से कोई शिकायत नहीं की गई। बोर्ड के 9 अन्य सदस्यों ने भी आज इस्तीफा दे दिया। कुछ राजनीतिक दलों ने भी इसे लेकर सवाल खड़े किए हैं। इस बीच पंजाब में फिल्म MSG पर पाबंदी लगा दी गई है। अरुण जेटली ने कहा है कि यूपीए सरकार के दौर में नियुक्त सेंसर बोर्ड के सदस्य इस मामले को बेवजह राजनीतिक रंग दे रहे हैं। इससे पहले सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने भी सेंसर बोर्ड में सरकारी हस्तक्षेप से इनकार किया था। जिस सरकार ने उनको नियुक्त करा, उनको अपनी चिट्ठी, अपने सुझाव लिखे, लेकिन उनके रहते उन्होंने रिजाइन नहीं करा कि आप हमारे सुझाव मंजूर नहीं कर रहे, इसलिए हम बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं और हम रिजाइन कर रहे हैं। उस समय रिजाइन नहीं करा और अब जाके रिजाइन करा जब उनका कार्यकाल वैसे भी खत्म हो चुका है। उधर सेंसर बोर्ड के 9 और सदस्यों ने शनिवार को इस्तीफा दे दिया। केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के इतिहास में ये पहला मौका है जब इतने सदस्यों ने एक साथ इस्तीफा दिया हो। मैं ये कहूंगी कि आप जो मुद्दे हैं जिन पे हमने पॉइंट किया है उन चिट्ठियों में और उन बोर्ड मीटिंग्स में, जो हम लोगों ने बार बार ये बातें कही हैं, जो चिट्ठियां में हैं, उन बातों को हमने दोहराया भी था, तो उन पे आप लोग ध्यान दीजिए ना। दैट इज द मेन पॉइंट। राजनीतिक दलों ने भी सेंसर बोर्ड में सरकारी दखलंदाजी को गंभीर बताया है। The style of the Modi government is that of a dictatorial style of functioning. See, whether it is DRDO chief or whether it is now Leela Samson, many of the important people in important positions are not allowed to do their job. जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है वो ये कि देश की एक और स्वायत्त संस्था को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। एक और ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन को दरकिनार किया जा रहा है। दरअसल डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की फिल्म MSG को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था। बोर्ड से मंजूरी नहीं मिलने के बाद केंद्रीय फिल्म अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इसे हरी झंडी दे दी थी। लीला सैमसन ने बोर्ड के कामकाज में सरकारी दखलंदाजी का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो सेंसर बोर्ड के सदस्यों का इस्तीफे का दौर जारी है। उधर सरकार की ओर से बयान आ रहा है कि उसने कभी भी सेंसर बोर्ड के कामकाज में दखलंदाजी नहीं की है। इस मसले पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेंसर बोर्ड की पूर्व सदस्य इरा भास्कर, जिन्होंने रिजाइन किया है। इरा, स्वागत है आपका। सबसे पहले, जिस तरीके से दौर चल रहा है इस्तीफों का, क्या बड़ी वजह है? सबके इस्तीफों की एक ही वजह है या सबके अलग अलग वजह हैं? नहीं, वजह तो एक ही है। एक्चुअली हम लोगों ने पहले भी ये डिस्कशन हमारे बीच हुई थी कि अगर हमारे जो मुद्दे हैं जो हमने रखा है मिनिस्ट्री के सामने, मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स के सामने, अगर उन पे डिस्कशन नहीं होगी, बातचीत नहीं होगी और हमारी राय को नहीं लिया जाएगा तो हमारा बोर्ड पे रहने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमने सोचा कि ऐसी हमें ये एटीट्यूड हमारा नहीं रहना चाहिए। वी शुड बी ओपन, वी शुड कंटिन्यू टू ट्राई। हम कोशिश करते रहें कि कोई फ़र्क पड़ेगा। और जब
मीटिंग हुई थी पिछले जनवरी 2014 में मीटिंग हुई थी मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स के साथ, सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी के साथ। सेक्रेटरी ने हमें अश्योरेंस दी थी उस समय कि जो चिट्ठी हमने सबमिट की थी दिसंबर 2013 में, मिनिस्टर को हमने चिट्ठी लिखी थी, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे एंड दोज पॉइंट्स वर अबाउट स्ट्रेंथनिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ सीबीएफसी। सीबीएफसी को एक स्वस्थ और एक मजबूत संस्था बनाने की हमारे काफी सारे सजेशंस थे। आप कह रहे हैं कि ये जो पूरा वाकया था इसको आप लोगों ने 2014 में रखा था सरकार के सामने, तो क्या सरकार बदलने के बाद 2013 में दिसंबर 13 जी, तो क्या नई सरकार आने के बाद कोई आप लोगों से बातचीत बैठक हुई नए मंत्री के साथ, या फिर वो मामला जस का तस पड़ा रहा? नहीं, एक्चुअली हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई है। हम जनवरी के बाद अप्रैल में हम बोर्ड मीटिंग करना चाह रहे थे और हमें कहा गया कि मिनिस्ट्री की गवर्नमेंट बदल जाएगी तो उसके बाद ही होगा। जून में हमने फिर बोर्ड मीटिंग के लिए कहा। उस वक्त भी हमें यही कहा गया कि पैसा नहीं आया है, अभी मीटिंग नहीं हो सकती है। अगस्त में भी हमें यही जवाब मिला था, लेकिन चेयरपर्सन लीला सैमसन ने हमारी चिट्ठी जो मिनिस्टर को हमने लिखी थी, वो चिट्ठी उन्होंने प्रकाश जावड़ेकर साहब के सामने रखी थी और उनका रिस्पांस पॉजिटिव था। उन्होंने ये भी कहा था कि हम इस पर ज़रूर सोचेंगे और विचार करेंगे और आपसे डिस्कशन में रहेंगे, लेकिन फिर उनकी मिनिस्ट्री बदल गई। उसके बाद से और कुछ नहीं हुआ है और हम बार बार मीटिंग के लिए पूछ रहे हैं। एक्सटेंशंस 2 बार हुए थे, एक बार तो टाइम निकल गया था, उसके बाद चिट्ठी आई थी, लेकिन जब हमने कहा कि जब एक्सटेंशन हो रहे हैं तो हमें मिलकर इसके बारे में डिस्कशन करनी चाहिए, कोई मीटिंग नहीं हुई। हमें सरकार की ओर से जो सूचना प्रसारण मंत्री है उनका बयान आया है, उन्होंने कहा है कि उनके सामने किसी भी तरह की कोई मांग या कोई चर्चा को लेकर कोई बात, या जो करप्शन के आरोप या फिर इंटरनल करप्शन की बातें हैं वो सामने नहीं आई हैं, न किसी ने कोई आरोप लगाया है, न ही कभी किसी ने कोई शिकायत की है। उन्होंने यहां तक कहा कि जो पैसा फंड था बैठकों को लेकर जो कहा जा रहा है कि फंड नहीं था, उन्होंने कहा कि वो पैसा क्योंकि इस्तेमाल नहीं हुआ इसलिए उसे वापस भेजा गया है। तो ये मामला तो हम नहीं कुछ कह सकते ना, ये तो मिनिस्ट्री को जवाब देनी चाहिए। द सीईओ हु इज इन बॉम्बे एंड मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स को जवाब देना चाहिए। हमें तो यही कहा जा रहा है, चेयरपर्सन को तो यही कहा गया है कि पैसा नहीं है, हम बोर्ड मीटिंग नहीं कर सकते हैं, और पैसा अगर वापस हुआ है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑफिशियल्स के पास होनी चाहिए। और जहां तक मिनिस्टर का कहना है, प्रकाश जी के सामने तो ये चिट्ठी रखी गई थी, अब ये जिम्मेदारी भी मिनिस्ट्री की है। सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह जो नए मिनिस्टर आते हैं उनके सामने सारे मुद्दों को उनको रखना चाहिए। अब बोर्ड मेंबर्स कैन नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डूइंग दैट ना। और जहां तक चेयरपर्सन का सवाल है, उन्होंने अपनी बात कई बार कहनी चाहिए और ये सेक्रेटरी को से कई बार उन्होंने बोला है, उन सेक्रेटरी के साथ वो इन टच में रही हैं, सारी बातों को ये पूरा मामला एक फिल्म के रिलीज उसकी काटछांट को लेकर है, या फिर इंटरनल बोर्ड में दखलंदाजी, करप्शन जो मीडिया में खबरें आ रही? क्योंकि मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि असल में क्या वो बड़े पॉइंट से मुद्दे हैं जिन पर आप लोगों को ऐतराज या फिर आपका विरोध था, जिसके चलते इतने बड़े पैमाने पर इस्तीफे दिए जा रहे हैं? मैं ये कहना चाहूंगी और बहुत एम्फेसिस के साथ कहना चाहूंगी कि कोई भी फिल्म एमएसजी के रिलीज वगैरह को लेके ये मुद्दा नहीं है। This resignation does not have to do with the MSG film. ये जो रेजिग्नेशन है, इट इज फॉलोइंग लीला सैमसन्स रेजिग्नेशन। चेयरपर्सन के रेजिग्नेशन इस्तीफा के बाद हमने इस्तीफा दिया है, इसलिए दिया है कि चेयरपर्सन का रेजिग्नेशन से ये साफ जारी बात साफ है कि जो कोशिश वो कर रही थी कि हमारी बात रखी जाए, हम जो हमारा जो पहले का विजन था, जो हम एक्टिविटीज करना चाह रहे थे, और जो हम मिनिस्ट्री से बार बार हमने कहा है कि ये सारी बातें होनी चाहिए, वो चिट्ठी अगर आप देखें हमारी दिसंबर 2013 की चिट्ठी, सारे सजेशंस उसमें लिखी हैं। एंड द होल पॉइंट इज दैट वी वांट द प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन टू बी ट्रांसपेरेंट, एकदम साफ हो पूरा प्रोसेस, और इसमें कोई गुंजाइश नहीं हो कि लोग कहें कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, करप्शन है, ये है। तो इसकी कोशिश हम कर रहे थे और चेयरपर्सन बहुत कर रही थी, और फाइनली उनको लगा कि उनकी तो जरूरत ही नहीं है कि डिसीजंस तो मिनिस्ट्री और सीईओ के साथ लिए जा रहे हैं। क्या ये बेहतर विकल्प ये भी हो सकता था, क्योंकि
सरकार बदली इस दरमियान, इसके बाद एक मंत्री भी बदल गए उस विभाग के। नए मंत्री ये कह रहे हैं कि उनके संज्ञान में कोई ऐसा मामला नहीं है। तो रिजाइन की बजाय अगर सामूहिक तौर पर मिलने की कवायद ज्यादा बढ़ाई जाती तो ज्यादा बेहतर नतीजे हो सकते थे, या फिर प्रोटेस्ट आप लोगों की नजर में ज्यादा मुफीद रास्ता दिखा? क्योंकि कुछ लोग ये भी कर रहे हैं कि एक्सटेंशन का ना होना या फिर इस बोर्ड में बदलाव के संकेत या फिर सरकार की ओर से जो संकेत मिले उसके चलते एक ग्रुप के तौर पर रिजाइन करने की तरकीब निकाली गई। नहीं, ऐसी कोई तरकीब नहीं थी। एक्चुअली इट्स नॉट प्रीमेडिटेटेड। हमने जब लीला जी का रेसिग्नेशन हुआ उसके बाद हम लोग जिन लोगों ने रिजाइन किया है उन लोगों ने ईमेल एक दूसरे को भेजा कि हम भी छोड़ना चाहते हैं, हम भी रिजाइन करना चाहते हैं, बिकॉज द पॉइंट ऑफ बीइंग इन द बोर्ड टुगेदर टू डू समथिंग, अचीव समथिंग was no longer there. और जहां तक मिनिस्टर की बात है, I respect Mr. Jaitley very much, but I do feel that it is the responsibility of the ministry officials to keep every minister in the picture of what is happening. और हर बार मिनिस्टर अगर चेंज करता है तो ये बोर्ड मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी नहीं है कि हर मिनिस्टर को हम लोग इन्फॉर्म करें। ये बात तो एक्चुअली ऑफिशियल्स को करनी चाहिए। क्या दखलंदाजी और इसको लेकर शिकायत थी, करप्शन को लेकर शिकायत थी, क्या उसकी कोई शिकायत आप लोगों की ओर से कभी की गई हुई सामूहिक तौर पर, या फिर जो सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि कोई सबूत दे रहे हैं या फिर कभी कोई इस तरह की शिकायत उनके पास नहीं पहुंची है? तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक मिनिस्टर के सामने बात नहीं पहुंच रही है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? ये हमें सोचना चाहिए कि मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स जो हैं वो अपने मिनिस्टर को लूप में क्यों नहीं रख रहे हैं। जरा रखें, सारी बातें बताएं मिनिस्टर को। हर बार कोई मिनिस्टर अगर चेंज हो रहा है तो ये जिम्मेदारी चेयरपर्सन की नहीं होनी चाहिए, ये सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी की होनी चाहिए कि वो उनके सामने बातों को रखें। क्योंकि सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि अगर पैसा खर्च नहीं हो रहा, अगर करप्शन है, तो फिर बोर्ड और बोर्ड के अध्यक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि उसको सही तरीके से दूर करें, और अगर उसे नहीं दूर कर पा रहे हैं तो फिर वो उस संबंधित विभाग के मंत्री तक उस बात को पहुंचाएं। वही तो हम कह रहे हैं। आप बोर्ड मीटिंग तक नहीं करवा रहे हैं तो बोर्ड अपनी बात रखे कैसे, ये बताइए जरा। बोर्ड अपनी बात कैसे रखे जब वो मीटिंग नहीं कर रही है? और मीटिंग इसलिए नहीं हो रही है कि वो हमें ग्रुप की तरह नहीं मिलने देना चाह रहे हैं। कुछ हमें ऐसा ही लग रहा है, ये मैं कहना चाहूंगी, कुछ ऐसा ही लग रहा है। नहीं तो अप्रैल में, जून में, अगस्त में, अक्टूबर में हम बोर्ड मीटिंग डिमांड कर रहे हैं और हमें यही कहा जा रहा है कि आपका तो टर्म खत्म हो रहा है, फिर एक्सटेंशन भी हो रहा है। इस बार तो एक्सटेंशन भी नहीं हुआ है, सिर्फ कार्ड्स आ गए हैं मार्च 2015 तक। इसका क्या मतलब है? सरकार को अगर बोर्ड में अपॉइंट करना है तो लोग को अपॉइंट कर दें। नहीं, जो अभी एक खबर आ रही है, जिस वक्त हम लोग बातचीत कर रहे हैं, खबर आ रही है कि जो राज्यवर्धन सिंह राठौर मंत्री हैं, उन्होंने एक समाचार पत्र से बातचीत में कहा है कि कुछ ही दिनों में एक नया सेंसर बोर्ड होगा जिसमें ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी, ज्यादा अधिकार होंगे। तो क्या ये कहा जाए कि उस तरह की एक, मैं कहूं कि सरकार कदम बढ़ा रही थी शायद, जिसके चलते ये जो आपकी एक शिकायत है कि लगातार रिन्यूअल को लेकर एक दिक्कत आ रही थी, वो रही हो? नहीं, सरकार अगर नई बोर्ड बना रही थी तो उसको बनाने में 8 महीने तो नहीं लग सकते हैं ना। नई बोर्ड बनानी थी तो बना लेते। 8 महीना क्यों लग रहा है सरकार को? और अगर ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी तो हम तो बार बार ट्रांसपेरेंसी की ही बात कर रहे थे ना, तो हमारी बात क्यों नहीं मानी जा रही थी? हमारी बात को क्यों नहीं सुन रहे थे वो? सिर्फ इसलिए कि हमारा टर्म खत्म हो रहा था और फिर भी उनको नई बोर्ड बनाने में इतना टाइम लग रहा था, बताइए। हम तो सिर्फ इतना ही कह रहे थे ना। और हमें इससे क्या, हम लोग सारे लोग जो बोर्ड पे हैं फुल टाइम प्रोफेशनल्स हैं विद आवर ओन करियर्स, राइट? हम तो इस बोर्ड में हमने आना स्वीकार इसलिए किया था कि हमने सोचा था कि हम कुछ कर पाएंगे, तो हमें कुछ कर पाने दिया जाना चाहिए ना। जी इरा जी, वक्त खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, उस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए राजसभा टीवी से। तो ये थी हमारी पहली खबर और फिलहाल लेंगे एक ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी तमाम बड़ी खबर।
और अब बात दिल्ली में होने वाले चुनाव की। निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय की शिकायत पर आयोग ने यह कार्रवाई की है और 20 जनवरी तक जवाब तलब किया है। केजरीवाल ने सतीश उपाध्याय पर बिजली कंपनियों के साथ सांठगांठ के आरोप लगाए थे। सतीश उपाध्याय ने इन आरोपों को गलत बताया था और चुनाव आयोग में इसकी शिकायत भी की थी। उन्होंने केजरीवाल को कानूनी नोटिस भेजकर आरोपों को साबित करने की चुनौती भी दी थी। कांग्रेस ने आज आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर हमला बोला। पार्टी की दिल्ली चुनाव प्रचार समिति के प्रमुख अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई किरण बेदी को आड़े हाथ लिया। उधर बीजेपी का कहना है कि आरोप प्रत्यारोप के बजाय अब मुद्दों पर बात होनी चाहिए। दिल्ली के चुनावों में मुद्दों की बजाय आरोप प्रत्यारोपों का शोर ज्यादा सुनाई दे रहा है। कांग्रेस अपनी सरकार के 15 साल की उपलब्धियों की बजाय आम आदमी पार्टी के 49 दिनों के शासन की कमियां गिनाने में लगी है। कांग्रेस कैंपेन कमेटी के प्रमुख अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल पर जनता से वादा खिलाफी और मुद्दों पर यू टर्न लेने के आरोप दोहराए। माकन ने बीजेपी नेता किरण बेदी पर भी निशाना साधा। और जो लोग उस वक्त भ्रष्टाचार की बात करते थे, आज किरण बेदी जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में जब उनसे प्रायोरिटीज प्राथमिकता बोली तो भ्रष्टाचार करप्शन उन्होंने कहा 7वीं प्रायोरिटी है उनकी। इस राजनीति के अंदर, इस चुनाव के अंदर एलिगेशन की राजनीति छोड़कर इसमें यह होना चाहिए कि हर पार्टी अपना एजेंडा लेकर आए कि वो दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनी, झुग्गी झोंपड़ी, बिजली पानी, सड़क खड़ंजा, महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनके ऊपर अपना किस तरीके से विजन रखती है। उधर आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस और बीजेपी पर आरोपों की बौछार में पीछे नहीं है। भ्रष्टाचार से निकली हुई एक आंदोलनकारी नेता के रूप में किरण बेदी जी अगर बीजेपी में शामिल हुई है तो उनसे ये पूछना कि कल तक आपने कहा जो पार्टी आरटीआई के दायरे में नहीं आना चाहती उसको वोट ना दें, वो हमारे वोट के लायक नहीं है, तो अब आपका स्टैंड इस पर परिवर्तित कैसे हो गया? इधर 7 फरवरी को होने वाले चुनाव के मद्देनजर दलों का प्रचार अभियान तेज हो गया है और नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जारी है। दिल्ली में शिवसेना भी चुनाव मैदान में उतर गई है। अनु दीवान के साथ विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। देश भर के 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में स्वाइन फ्लू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। यह वायरस अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है, जिससे लोग परेशान हैं, लेकिन डॉक्टर स्वाइन फ्लू को गंभीर खतरा नहीं मानते। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को सतर्कता बरतने की हिदायत दी है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भरोसा दिलाया कि स्वास्थ्य विभाग इससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। स्वाइन फ्लू के नए मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली में शुक्रवार को स्वाइन फ्लू से पीड़ित 20 नए मरीजों की पहचान हुई। इसके साथ ही यहां स्वाइन फ्लू से पीड़ित लोगों की तादाद बढ़कर 98 हो गई। इतना ही नहीं, दिल्ली में इस बीमारी से अब तक 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हम लोग अपने तरफ से जो प्रिवेंटिव मेजर्स किए जा सकते हैं और जो क्यूरेटिव मेजर्स किए जा सकते हैं उसके लिए हम तत्पर हैं। हमारे हॉस्पिटल में सारी तैयारियां माकूल हैं, दवाइयां माकूल हैं। राजधानी दिल्ली के साथ ही स्वाइन फ्लू दूसरे राज्यों में भी कहर बरपा रहा है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इस साल अब तक सबसे ज्यादा 111 स्वाइन फ्लू के मामले दर्ज किए गए। बीते 17 दिनों के भीतर हैदराबाद में इस बीमारी से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्वाइन फ्लू से 2 लोगों की जान गई। पंजाब में भी स्वाइन फ्लू का एक ताज़ा मामला सामने आया है। पिछले हफ्ते सिर्फ जयपुर में H1N1 वायरस के 4 मामले सामने आए। वहीं इस साल राजस्थान में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरा उसको बारीकी से देख रहा है, डेली मॉनिटर कर रहा है, डेली रिपोर्ट लेता है, शाम को रिपोर्ट लेता है। स्वाइन फ्लू के मामले में बढ़ोतरी के बावजूद डॉक्टरों का कहना है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2009-2010 के स्वाइन फ्लू वायरस के पैटर्न में बदलाव नहीं आया है। ऐसे में लोगों के अंदर स्वाइन फ्लू के खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार हो गई हैं। डॉक्टरों का ये भी कहना है कि स्वाइन फ्लू के अलावा दूसरी गंभीर बीमारियां होने पर ही समस्या बढ़ती है। ये जो डेथ जो 4-5 का हुआ, इसका कुछ कॉम्प्लिकेशन कारण से डेथ हुआ, इज नॉट बिकॉज ऑफ H1N1 इन्फेक्शन। जो कॉम्प्लिकेशन लाइक निमोनिया हो जाता है, किसका रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हो जाता है, सांस ले नहीं पाते, उसी केस पे डेथ होता है। डॉक्टरों के मुताबिक तेज बुखार, थकान और सुस्ती महसूस करना, खांसी, जुकाम, नाक बंद होना, उल्टी दस्त होना, बदन दर्द और सिर दर्द जैसी परेशानियां स्वाइन फ्लू का लक्षण हो सकती हैं।
पीड़ित व्यक्तियों के खांसते वक्त उनके संपर्क में आने और वायरस संक्रमित किसी चीज को छूने के बाद अपने चेहरे को हाथ लगाने से ये फैलता है। स्वाइन फ्लू के लगातार बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य मंत्रालय की तैयारियों पर सवाल जरूर खड़े किए हैं, लेकिन सही समय पर इसके इलाज से इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। कैमरा पर्सन कमलजीत के साथ स्मृति रस्तोगी, राज्यसभा टीवी। सीमा पार से आतंकी हमले की खबरों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बताया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भले ही अपनी हरकतों से बाज ना आए, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है। उधर पाकिस्तान के एक मंत्री ने जमात-उद-दावा पर प्रतिबंध लगाने की खबरों को गलत बताया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया है कि कई बार मुंह की खाने के बावजूद पाकिस्तान अपना रवैया बदलने को तैयार नहीं है। आतंकी हमले की खुफिया सूचना के बीच उन्होंने कहा कि किसी भी खतरे से निपटने की पूरी तैयारी है। बार बार मात खाने के बावजूद भी अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन धमकी का भारत के ऊपर कोई असर नहीं है। और यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से जितनी मुकम्मल व्यवस्था की जा सकती है, वह मुकम्मल व्यवस्था हम लोगों ने अपनी तरफ से करने की भरपूर कोशिश की है। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा उत्पादन मंत्री राणा तनवीर हुसैन ने कहा कि सरकार आतंकी संगठन जमात-उद-दावा पर पाबंदी नहीं लगाएगी। संगठन का सरगना हाफिज सईद मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है। पाकिस्तानी मीडिया में खबरें हैं कि सरकार जमात-उद-दावा और हक्कानी नेटवर्क समेत 10 आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है, लेकिन गृहमंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान पर ज्यादा भरोसा करने को तैयार नहीं। प्रतिबंध तो कई संगठनों पर लगा चुका है, लेकिन वही संगठन फिर किसी दूसरे नाम से काम करने लगते हैं। लेकिन हमारा कहना है कि पाकिस्तान को यह ध्यान देना चाहिए कि कोई भी आतंकवादी संगठन अथवा उग्रवादी संगठन, चाहे किसी नाम से क्यों न चलता हो, उस संगठन को चलने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। सेना ने आशंका जताई है कि नियंत्रण रेखा के उस पार से करीब 200 आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। जानकारी के मुताबिक वो स्कूल, धार्मिक स्थलों, सेना के काफिलों और रिहायशी इलाकों को निशाना बना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 32 साल की मेहनत के बाद वायुसेना को आज स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस मिल गया, जिसके साथ ही भारत ने लड़ाकू विमान निर्माण के क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल कर लिया। बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मुख्यालय में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इसे भारतीय वायुसेना को सौंपा। 32 साल के इंतजार के बाद हल्का लड़ाकू विमान तेजस वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गया। इसके साथ ही इस परियोजना के तहत देश में ही विकसित लड़ाकू विमानों को सेना में शामिल किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। साल के आखिर तक तेजस को अंतिम परिचालनात्मक मंजूरी मिलने की उम्मीद है। तेजस किसी भी मौसम और स्थिति में उड़ान भरने में सक्षम है। आवाज से तेज चलने वाले इस विमान में नई दूरसंचार प्रणाली, आधुनिक राडार, EW सेंसर और नया नेविगेशन सिस्टम लगा है। इसकी 1500 घंटे की परीक्षण उड़ानें हो चुकी हैं। अचूक निशाना और राडार की पकड़ में न आने के चलते ये चौथी पीढ़ी के विमान की बराबरी करता है। अभी इसमें अमेरिकी इंजन लगा है, लेकिन जल्द ही इसे स्वदेशी इंजन से लैस किया जाएगा। 2018 तक वायुसेना के लिए 20 हल्के लड़ाकू विमानों का पहला बेड़ा तैयार किया जाएगा। 1983 में भारत ने लड़ाकू विमान बनाने की परियोजना की शुरुआत की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इसकी जिम्मेदारी दी गई, लेकिन विदेशों से विमान के पुर्जे और इंजन मिलने में रुकावट समेत कई वजहों के चलते परियोजना में देरी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्तीय संकट से जूझ रहा रेलवे पेंशन फंड से निवेश के रास्ते तलाश रहा है। दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट में रेल मंत्री ने कहा कि नया निवेश न होने से रेल की सेवाओं पर असर पड़ रहा है। उनके मुताबिक रेलवे देश के आर्थिक विकास का इंजन हो सकता है और ये GDP में 3% तक का योगदान दे सकता है। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे को 30 से 40 हजार किलोमीटर तक रेल लाइनों का विस्तार करना है। अफ्रीकी यूनियन ने कहा है कि वो आतंकी संगठन बोको हराम के खात्मे के लिए नाइजीरिया की मदद करने को तैयार है। इससे पहले पश्चिम अफ्रीकी देशों ने ऐलान किया था कि वो बोको हराम के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने को तैयार हैं। अफ्रीकी यूनियन के अध्यक्ष दलामनी जुमा ने शनिवार को कहा कि बोको हराम के खिलाफ नाइजीरिया को हर संभव मदद दी जाएगी। दलामनी जुमा के मुताबिक नाइजीरिया अगर अपनी सैन्य और असैन्य जरूरतों के बारे में अफ्रीकी संघ को जानकारी देता है तो उस पर विचार किया जाएगा। As far as I know, initially Nigeria had called upon countries that have high-tech
high technology to assist them, because they said that's what they were lacking, high technology. And they called upon those countries outside the continent. पश्चिमी अफ्रीकी देश पहले ही बोको हराम के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के संकेत दे चुके हैं। हालांकि किसी भी सैन्य विकल्प पर आखिरी फैसला अगले हफ्ते घाना में होने वाली बैठक में लिया जाएगा। I think we're increasingly getting to the point where probably a regional or multinational force is coming into consideration. But like I said, it's what we want to discuss at the AU. मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक बोको हराम ने पिछले हफ्ते 2000 लोगों की हत्या कर दी थी। इससे पहले हत्या, लड़कियों के अपहरण और दूसरे जघन्य अपराधों में भी इस संगठन का नाम आता रहा है। हिंसा की वजह से नाइजीरिया में 1.5 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खबरों के सफर में इतना ही। नमस्कार।